गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 14 सहयोग रीड करेंगे। इसको ध्यान से समझना। सहयोग शब्द दो शब्दों के योग से बना है। योग मीन्स उनके मेल से बना है। सह और योग। सह का अर्थ है साथ, योग का अर्थ है मेल, अर्थात किसी कार्य में एक दूसरे का साथ देना, हाथ बटाना। प्राय ऐसा सुना जाता है कि कोई भी मानव अपने में पूरा नहीं, और यह है भी सच्चाई। कोई भी मानव तो पूरा नहीं होता, कोई ना कोई उसमें कमी होती है। किसी में बुद्धि की कमी है, किसी में शारीरिक बल की कमी है, कोई धन के अभाव से दुखी है। यही नहीं, स्वभाव में भी विविधता दिखाई पड़ती है। किसी का स्वभाव कोई कुछ होता है, किसी का कुछ होता है, जिसके कारण अनेक कमियां मानव में आ जाती हैं। ऐसी स्थिति में आपसी सहयोग द्वारा हम अपनी कमियों को पूरा कर सकते हैं और उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। अंधे और लंगड़े की प्रसिद्ध कहानी सहयोग का अच्छा उदाहरण है। नदी के किनारे एक गांव था, मतलब अभी कहानी सुना रहे हैं। उसमें एक अंधा और एक लंगड़ा रहते थे। वर्षा के दिनों में वहां बाढ़ का पानी आ गया। लोग गांव को छोड़कर भाग गए। अंधा और लंगड़ा क्या करते? दोनों निराश थे। लंगड़ा चल नहीं सकता था और अंधा देख नहीं सकता था। लंगड़े को एक उपाय सूझा। उसने अंधे को कहा, तुम मुझे अपने कंधे पर बैठाओ, मैं तुझे रास्ता बताता जाऊंगा, तुम बढ़ते जाना। इस तरह एक दूसरे के सहयोग से हम दोनों सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएंगे। अंधा सहमत हो गया। दोनों आपसी सहयोग द्वारा गांव से बाहर आ गए। उनकी जान बच गई। तो इस प्रकार बेटा कहते कई बार अचानक मुसीबत आ घेरती है, अकेला आदमी उसका सामना नहीं कर सकता। सहयोग वह पारस है जिसके स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है। पारस एक धातु होती है जिससे, मतलब जिसके छूने से कोई भी चीज़ होती है सोना बन जाती है बेटा। उसका मूल्य बढ़ जाता है। एक तिनका कितना कमज़ोर होता है, पर अनेक तिनके परस्पर सहयोग द्वारा मजबूत रस्से का रूप धारण करते हैं, जिससे मदमस्त हाथी भी बांधा जा सकता है। सहयोग से संबंधित एक कथा हितोपदेश में आती है, सुनने में आती है, लोगों के भलाई में। कपोतराज चित्रग्रीव कबूतरों के साथ आकाश में उड़ा जा रहा था। कपोतराज होता है बेटा जो कबूतरों का राजा था। जंगल में बिखरे हुए चावल कणों को देखकर कबूतर नीचे उतर आए और शिकारी के जाल में फंस गए। उन पर मुसीबत आ पड़ी, मौत दिखाई देने लगी। कपोतराज चित्रग्रीव ने उन्हें धैर्य बंधवाया, उन्हें साहस से इकट्ठा मिलकर उड़ने को कहा। उन्होंने परस्पर सहयोग किया। वे जाल को उड़ाकर ले गए और दूर निकल गए। शिकारी हक्का बक्का रह गया। सहयोग एक प्राकृतिक नियम है। यह कोई बाहरी या बनावटी तत्व नहीं है। प्रत्येक पदार्थ और प्रत्येक वस्तु का प्रत्येक काम आंतरिक सहयोग पर अवलंबित है, उस पर टिका हुआ है। किसी भी मशीन को लें, उसके पुर्जों और मशीन में अंगांगी भाव का संबंध, आपस में संबंध होता है। यदि उसका एक पुर्जा भी खराब हो जाए तो वह मशीन नहीं चल सकती। हम अपने शरीर को ही लें, आँख, कान, हाथ, पाँव आदि इसके विभिन्न अंग हैं। शरीर अंगी है। वे परस्पर सहयोग द्वारा शरीर का धारण और पोषण करते हैं। किसी अंग पर चोट आती है तो मन एकदम वहाँ पहुँच जाता है। पहले क्षण आँख वहाँ देखती है और दूसरे क्षण हाथ सहायता के लिए वहाँ पहुँच जाता है। इसी तरह समाज और व्यक्ति का संबंध है। समाज शरीर है तो व्यक्ति उसका अंग है। जिस प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अंग परस्पर सहयोग करते हैं, उसी तरह समाज के विकास के लिए व्यक्तियों का आपसी सहयोग अनिवार्य है। अनिवार्य मीन्स ज़रूरी है। शरीर की पूर्णता अंगों के सहयोग से मिलती है, कि पूर्ण होता है अंगों के सहयोग से वो। समाज की पूर्णता व्यक्तियों के सहयोग से मिलती है। प्रत्येक व्यक्ति जो जहाँ पर भी है अपना काम ईमानदारी और लगन से करता रहे तो समाज फलता फूलता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के अभाव में वह निरा पशु ही रहता है। समाज जड़ पदार्थों का समूह नहीं है। वह नर नारियों के परस्पर सहयोग और प्रेम से बनता है। उसी से मानवता विकसित हुई है। आज भी यदि हम किसी शिशु को प्रेम से बनता है, उसी से मानवता विकसित हुई है। आज भी यदि हम किसी शिशु को, शिशु होता है बच्चा, समाज से पृथक कर दें, पृथक मीन्स अलग कर दें, उसे किसी जंगल में छोड़ दें, तो आप जानते हैं क्या होगा? वह निरा पशु ही रहेगा। वह हमारी तरह बोल नहीं सकेगा। उसका मानसिक और बौद्धिक विकास नहीं होगा। भाषा और साहित्य, संस्कृति और सभ्यता, ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मानव ने जो प्रगति की है, मतलब उन्नति की है, वह किसी एक व्यक्ति की देन नहीं है, बल्कि अनेक नर नारियों के सतत सहयोग का परिणाम है।
आप भी समाज के अंग हैं। इसका पहला स्तर परिवार है। परिवार अंगी है, माता पिता भाई बहन उसके अंग हैं। सब अपना अपना काम अच्छी तरह से करते हैं। माता घर का काम काज करती है, बच्चे का लालन पालन करती है। पिता ईमानदारी और मेहनत से रोज़ी कमाता है। बच्चे माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं और अपना काम मन लगाकर करते हैं। घर में जब भी आवश्यकता पड़े, ज़रूरत पड़े कोई भी, सब सदस्यों को एक दूसरे के काम में हाथ बटाना चाहिए। एक परिवार के 5 सदस्य हैं। माता पिता का एक पुत्र है जिसका नाम मनजीत सिंह है। उसकी 2 बहनें हैं, हरजीत कौर बड़ी है और स्वर्ण कौर छोटी है। माता अकेली घर का काम करके थक जाती है तो हरजीत सफाई और कपड़े धोकर माता को सहयोग देती है। वह अपनी छोटी बहन स्वर्ण कौर की पढ़ाई का भी ध्यान रखती है। बाज़ार की ऐसे कोई वस्तु मंगवानी पड़े तो मनजीत सिंह तुरंत लेने जाता है। वह मतलब उसका का ध्यान रखता है, ठीक है, बाज़ार से लेने जाता है। मेहमान का सब स्वागत करते हैं इकट्ठे मिलके। वे सब प्रेम भाव से रहते हैं और इकट्ठे मिलकर खाना खाते हैं। उनमें से कोई बीमार पड़ जाए तो सब परेशान हो जाते हैं। उसकी सेवा शुश्रूषा करते हैं, मतलब उसकी सेवा करते हैं अच्छी तरह से। इस प्रकार सहयोग करने से घर स्वर्ग तुल्य बन गया है। 3 बच्चे माता पिता की आंखों के तारे हैं और घर की इज्जत को 4 चांद लगाते हैं। पड़ोसियों से भी सहयोग करना चाहिए। एक अच्छा पड़ोसी बनना चाहिए। पड़ोसियों की कुशलता पूछनी चाहिए। बड़ों का सम्मान करना चाहिए। पड़ोसियों से मेलजोल बढ़ाना चाहिए। साफ मन से उनकी खुशी में सम्मिलित होना चाहिए, मतलब अपने मन में ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना चाहिए बेटा। सेवा भाव से उनकी बीमारी आदि में सहायता करनी चाहिए। उनकी सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखें। अपने घर की सफाई करके कूड़ा करकट पड़ोसी के द्वार के आगे ना फेंकें। ऐसी बातों से वे परेशान हो सकते हैं और विवाद हो सकता है, मतलब लड़ाई वगैरह हो सकती है। ऐसा कोई काम भी ना करें जिससे पड़ोसियों को कष्ट हो। इस तरह यदि आप सहयोग देंगे तो वह भी पीछे नहीं रहेंगे। इसी आपसी सहयोग से गली और मोहल्ले का वातावरण सुखद हो जाएगा। स्कूल एक संस्था है। विद्यार्थी और अध्यापक ही नहीं, चपरासी से लेकर मुख्याध्यापक तक सब लोग उस संस्था के अंग हैं। अपने अपने स्थान पर सब लोग अपना अपना काम करते हैं। सबके आपसी सहयोग से संस्था दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करती है। वहाँ पर आपको सहयोग के अनेक अवसर प्राप्त होते हैं। समय पर स्कूल में आकर, अपनी कक्षाओं में शांतिपूर्वक बैठकर, संस्था के नियमों का पालन करके, स्कूल का जो नियम होता है उसके अनुशासन में सहयोग दे सकते हैं हम। रद्दी कागज़ों को इधर उधर ना फेंककर उन्हें कोनों में रखे हुए टिन में डालकर संस्था की सफाई में सहयोग दे सकते हैं। अपने सहपाठियों से भी सहयोग बढ़ाना चाहिए। मोहन और सोहन सहपाठी थे। एक बार मोहन घर से पेंसिल लाना भूल गया। सोहन के पास 2 पेंसिलें थीं। मोहन ने सोहन से पेंसिल मांगी। सोहन ने अंगूठा दिखा दिया, मतलब मना कर दिया उसको। तो मोहन का मुंह उतर गया। अब मोहन भी ऐसे मौके की प्रतीक्षा करने लगा जिससे वह सोहन को नीचा दिखा सके। ऐसी बातों से आपस में घृणा और द्वेष बढ़ता है। इसके विपरीत यदि मोहन को पेंसिल का सहयोग देता तो वह उसे अपना मित्र बना लेता। आपके सभी सहपाठी समान हैं, उनमें कोई बड़ा छोटा नहीं, उनमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। सबसे प्यार से रहना चाहिए। एक स्कूल की 8वीं कक्षा में मदन नामक एक छात्र था। वह निर्धन था, गरीब था, मतलब वह पुस्तकें कापियाँ नहीं खरीद सकता था। उसके वस्त्र फटे पुराने थे। उसका सहपाठी महेंद्र जमींदार का पुत्र था, मतलब काफ़ी ज़मीन थी उनके पास। उनके पास धन की कमी न थी। उनमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। सबसे प्यार से रहना चाहिए। एक स्कूल की 8वीं कक्षा में मदन नामक एक छात्र था। वह निर्धन था, गरीब था, मतलब वह पुस्तकें कापियाँ नहीं खरीद सकता था। उसके वस्त्र फटे पुराने थे। उसका सहपाठी महेंद्र जमींदार का पुत्र था, मतलब काफ़ी ज़मीन थी उनके पास। उनके पास धन की कमी न थी। उसने अपने सहपाठी मदन को पुस्तकें, कापियाँ और कपड़े देकर सहायता की। धन का सदुपयोग यही है कि उससे दूसरों की सहायता की जाए। यदि आपका एक निर्धन सहपाठी, मतलब गरीब सहपाठी, निर्धनता के कारण निराश रहता है तो उसका चेहरा खिलता नहीं, तो आपका अपने धन को अपने तक सीमित रखना एक सामाजिक अपराध है। धन की तरह ज्ञान को भी अपने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। यदि आपकी गति गणित में अच्छी है और आपके एक साथी को सवाल नहीं आता, आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसे सवाल समझाएं। इसी तरह यदि कोई बालक हृष्ट पुष्ट है, मतलब ताकतवर है, तो उसका कर्तव्य बनता है कि वह अपने कमज़ोर सहपाठी की रक्षा करे। उसे तंग करने की किसी की हिम्मत ना हो। इस तरह आपसी सहयोग से आपकी कक्षा का वातावरण मैत्रीपूर्ण हो जाएगा।
खेल के मैदान में तो सहयोग का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। प्रत्येक टीम में सहयोग की भावना अनिवार्य है, ज़रूरी है। मिलजुल कर टीम भावना से खेल में भाग लेने से विजय प्राप्त होती है। विजय के लिए होड़ जरूरी है। विजय के लिए डटकर सहयोग भाव से प्रयत्न भी करना चाहिए, पर मूल बात विजय नहीं, खेल की भावना है। खेलने के लिए खेलना चाहिए। प्रतिद्वंदी टीम भी जीत सकती है। ऐसे मौके पर आगे आकर प्रसन्न मन से उन्हें बधाई देनी चाहिए। खेल के मैदान में सब खिलाड़ी हैं, ज़रूरत पड़ने पर अपने प्रतिद्वंदी की भी सहायता करनी चाहिए। यदि कोई प्रतिद्वंदी गिर जाता है तो उसे उठाइए। यदि उसके चोट लग जाती है, मतलब दूसरी टीम का जो सदस्य है उसको चोट लग जाती है, तो प्रतिद्वंदी आपका, तो उसको प्राथमिक सहायता दें। खेल के मैदान में सच्चे सहयोगी की भावना देखने को मिलती है। यही भावना जीवन के क्षेत्र में विकसित हो जाए तो घृणा और द्वेष का अंत हो जाए, जो हम नफरत करते हैं एक दूसरे से। मानव में प्रेम प्यार का प्रसार हो जाएगा। खेलों के अतिरिक्त बालकों में सहयोग की भावना को विकसित करने के लिए अनेक संस्थाएं स्थापित की गई हैं, जैसे रेड क्रॉस, स्काउट, गर्ल गाइड, NSS, NCC आदि। बालकों को उनका सदस्य बनना चाहिए, उनके कार्यक्रमों में नियमानुसार भाग लेना चाहिए। इससे एक पंथ दो काज वाली बात होगी। उनका व्यक्तित्व विकसित होगा और समाज व देश भी उन्नति करेगा। परिवार, पड़ोस, स्कूल के अतिरिक्त आप जिस गांव, कस्बे अथवा नगर में रहते हैं, आप इसके भी अंग हैं। वहाँ हर प्रकार की सुविधाएं होती हैं। वहाँ सड़कें हैं, यातायात की व्यवस्था है, रोगियों के लिए अस्पताल है, स्कूल, डाकखाना आदि आपके गांव में होता है सब कुछ। एक नागरिक के नाते आपका यह कर्तव्य बनता है कि आप उनका दुरुपयोग ना करें। सड़कों पर इधर उधर कूड़ा करकट ना फेंकें, एक तरफ रखे हुए कूड़े दानों में डालें। यदि सड़कों पर प्रकाश देने वाला लैंप खराब हो, सफाई कर्मचारी गलियों में सफाई ना करते हों, तो आप पंचायत अथवा नगर पालिका के अधिकारी का उस ओर ध्यान आकृष्ट कीजिए, मतलब उनका ध्यान उस ओर लेकर जाइए। तोड़ फोड़ की कार्रवाई में भाग नहीं लेना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति सबकी अपनी है, सबके अपने हित के लिए है। उसकी हानि आप सभी की हानि है, राष्ट्र की हानि है। आप सबको सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करनी चाहिए। इस तरह सहयोग से मानव अच्छा नागरिक बनता है। वह अपना ही हित नहीं करता, अपना ही भला नहीं सोचता, वह दूसरों का हित चिंतन करता, मतलब दूसरों का भला भी करता सोचता है और दूसरों के हित के लिए बराबर प्रयत्न करता है। वह नगर और देश की ही नहीं, विशाल हित की बात सोचता है। मानव जीवन मात्र का हित ही उसका लक्ष्य हो जाता है। यही मानवता है, यही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। हमारे जीवन का लक्ष्य है मानवता की सेवा करना। इसका आधार सहयोग की भावना है, जो घर, पड़ोस, स्कूल, खेल के मैदान और गांव से क्रमशः विकसित होती हुई मानव प्रेम का रूप धारण करती है।